हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस रेसिपी। दिस इज उसामा अहमद और आज हमारे साथ एक बहुत ही अजीम शख्सियत मौजूद है। वेरी ऑनरेबल, वेरी काइंड, वेरी बहुत ही काइंड शख्सियत हैं। बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। तीनों ज़बानों में उनको उन वो उनको रसाई है। इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है। इस इंटरव्यू में पंजाबी का तड़का भी लगेगा। बहुत बड़ी मुसन्निफ़ा है। अनिमेश्वर कौर मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली के साथ। सबसे पहले मैं अनिमेश्वर कौर साहिबा का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ जैसी नाचीज़ को अपना इंटरव्यू देने का मौका मिला। ये आप ही की काइंडनेस है कि आप मुझ जैसे बच्चे को अपना इंटरव्यू का मौका दिया। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसी हैं, आप ठीक हैं आप? हेलो। वाहिगुरु का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। वाहिगुरु का और पॉजिटिव एटीट्यूड रखती हूँ। कुछ हो भी तो मैं परवाह नहीं करती। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अनिमेश्वर कौर साहबा, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप फिर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, जिंदगी की कहानी सुनाएं, ताकि हम सब आपसे इस्तिफादा हासिल कर सकें। हाँ जी, मैं अनिमेश्वर कौर। सत श्री अकाल सबको, सलाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। और मेरा जन्म जलंधर में शाहकोट में हुआ। उसके बाद मेरा बचपन शिमला, दिल्ली और अमृतसर में बीता। वहीं मैंने अपनी पढ़ाई करी मैट्रिक तक अमृतसर में, और फिर गुरदासपुर में ग्रेजुएशन को एजुकेशन में पढ़ी। मैं ग्रेजुएशन करी, पंजाबी ऑनर्स करी, और अपने टाइम पे मैं डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, पोएटिक रेसिटेशन और सिंपोजियम, डिबेट में, इंटर कॉलेज में बहुत हिस्सा लिया मैंने, और एथलेटिक्स में भी लिया। शायद यही वजह है होने के बावजूद मेरा लेफ्ट साइड काम नहीं करता, और एक ही मैंने अपनी बीमारी पे काबू पा लिया। और भगवान का शुक्र करती हूँ, वाहिगुरु का, कि एक हाथ काम करता जिससे मैं टाइप कर सकती हूँ, इंटरेक्ट कर सकती हूँ लोगों, अपने फ्रेंड्स के साथ, और ब्रेन काम करता है। उसके लिए भी मैं वाहिगुरु का शुक्र अदा करती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बहुत मेरी शादी हो गई तो मैं दिल्ली में आ गई। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, जो दिल है हिंदुस्तान का। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। निमेश्वर कौर साहबा, मैं कुछ सवालात पूछने की जसारत करूंगा, जुरत करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं, आपकी किस तालीमी बैकग्राउंड से आप यहाँ आई हैं, आपने क्या तालीम ली, मैट्रिक के बाद आपने क्या पढ़ा, उसके बारे में बताएं। क्या अपना अपना तजुर्बा शेयर करें हमारे साथ। हाँ जी, मैट्रिक के बाद मैं प्री यूनिवर्सिटी की। सॉरी, मैं पानी पी लूं। जी जी, पी लें, पानी पी लें आप। प्री यूनिवर्सिटी करी फिरोजपुर से, और सारे कॉलेज में फर्स्ट टाइम है। और बहुत ज्यादा मैं बोल्ड थी, हर चीज में हिस्सा लेती थी, बढ़ चढ़ के। और स्टूडेंट सेंट्रल एसोसिएशन जो होती है, वुमेन्स विंग की, मैं प्रेसिडेंट थी एसोसिएशन की। और लाइब्रेरी में भी मैं असिस्ट करती थी अपने टाइम पे। कॉलेज में, कॉलेज को एजुकेशन था उस जमाने में भी।
ठीक है। एनिमेशन। 1970 में मैंने प्री यूनिवर्सिटी करी, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। मेरे सब्जेक्ट थे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, इंग्लिश। ठीक है। ठीक है एनिमेशन कोर्स साहबा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और इंग्लिश आपने मैट्रिक के बाद ये सब्जेक्ट्स लिए आपने। अब मुझे ये बताएं कि जो आपने किताबें लिखी हैं, जिन किताबों की आप मुसन्निफ़ा हैं, ये ये कब आपने लिखी? इनके लिखने का आपको ख्याल कैसे आया? जाहिर है कि इसके पीछे, हर किताब के पीछे गहरी सोच छुपी होती है। तो आपकी क्या सोच थी उसके पीछे, इसके बारे में बताएं आप। हाँ जी, मेरा ना बचपन बहुत अच्छा बीता, सुनहरी बचपन था। वो गोल्डन डेज में आज भी याद करती हूँ तो खुश हो जाती हूँ कि मैं भूल नहीं सकती जो टाइम बिताया। मेरे फादर जो थे वो आर्टिस्ट भी थे, राइटर भी थे, पोइट भी थे। उन्होंने बुक्स भी लिखी, पेंटिंग्स भी बहुत बनाई, और उनकी कमर्शियल आर्टिस्ट भी थे, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में सीनियर आर्टिस्ट थे उस टाइम पे। फिर वो इंग्लैंड चले गए, वहीं उनकी एक्सपायर हो गए, और हम पंजाब चले गए, वहीं पढ़ाई करी फिर हमने अपने पंजाब में जाके ही सारी। और और क्या पूछना चाहते हो बताओ, मैं जवाब दूंगी। ठीक है। ठीक है। मैं पूछना चाहता था कि आपकी जो किताबें हैं, उनको आपने लिखा जो शायरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप शायरी नहीं, शायरी की किताबें लिखी हैं। तो उन किताबों के लिखने के पीछे वो क्या आपकी सोच थी? क्या मतलब कि कुछ खास उसके पीछे वाकयात हैं, कोई आपकी सोच है, तो वो आप शेयर करें। देखिए, मैं ना बचपन की बात कर रही थी आपको। जी जी। मेरे बच्चे छोटे थे, उनको भी मैंने अच्छा बचपन गुजारने को दिया। जो मैंने बिताया वैसे ही उनको ब्रॉट अप किया बच्चों को। दो बेटे हैं मेरे, शादीशुदा हैं। और फिर मैंने जब फ्री हो गई, ये अपनी पढ़ाई में सीनियर क्लासेस में आ गए, मैं बिल्कुल फ्री हो गई, और मेरे को अपना बचपन की बातें याद आती थी। उनको मैंने कहानियों के रूप में लिख दिया, ठीक है। यानी। क्योंकि मेरे बच्चों का भी वैसे ही बचपन बीता जैसे मैंने गुजारा था। तो मैंने उनको इससे इंस्पायर होके 4 बुक्स बच्चों की कहानियों की लिखी, जो मेरे साथ बीता, जो बातें मैंने करी, वो सब कहानी का रूप दे दिया बच्चों को। 4 किताबें वो थी, 2 किताबें, एक मिनी स्टोरीज बुक सोशल कॉजेज पे, और एक शॉर्ट स्टोरीज बुक, वो भी सोशल कॉज पे थी। मतलब ठीक। जो समाज में, सोसाइटी में हो रहा है, उसको मैंने स्टोरी का रूप देके कहानी लिख दी। ठीक है। ठीक है एनिमेशन। और जी जी। हाँ जी, बोले। मेरी बुक्स जो थी ना बच्चों की, वो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में मेरी कहानियां छपती थी, उनके मैगजीन थे। तो प्राइमरी शिक्षा और पंखुड़ियां दोनों में मेरी कहानियां छपती थी। तो मैंने सोचा इनको बुक की शेप क्यों ना दे दूं, संभाली जाएंगी। मैंने बुक की शेप देती, और बहुत चीप, 50 रुपीज ईच बुक थी बच्चों के लिए। और जिसने छापी मेरे से कोई चार्जेस नहीं लिए, अब वो लेते हैं। मेरे टाइम पे फ्री छापी उसने। ठीक तो है। वो काफी मकबूल हुई, बाहरले देशों में भी गई, कनाडा वगैरह भी, और इंडिया में तो जानी थी। ठीक है। ठीक है एनिमेशन कोर्स साहबा, मैं पूछूंगा आपसे कि आपकी उम्र कितनी है और जिंदगी का कितना हिस्सा आपने गुजारा है, ये इसके बारे में बताएं, कितनी उम्र है आपकी?
आई एम 70 year old. माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। 70 साल की उम्र में भी आप इतनी ज़्यादा जिंदा दिल हैं, खुशियाँ बिखेरने वाली हैं। और सोशल मीडिया पर भी मैं आपको देखता हूँ, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैंने ग्रुप में मैसेज किया, साथ ही आपका रिप्लाई आ गया कि मैं फारिग हूँ, मैं फ्री हूँ इंटरव्यू के लिए। इवन तो कि आपने अभी इंटरव्यू दिया है अमीर पॉपकॉर्न वाला साहब को। तो मैं आपसे इस जिंदा दिली का राज जानना चाहूंगा कि आजकल जैसे आप देखते हैं आपके जो एज फेलोज हैं वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते और बिल्कुल ही खुशियों में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जिसकी वजह से उनकी जो तबीयत है वो बद से बदतर होती जाती है। तो क्या राज है आपकी जिंदा दिली का, और ऐसे अपने एज फेलोज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? एक शेर याद आता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है रोशन, वरना कितने मरे और पैदा हुए जाते हैं। थोड़ा गला खराब हो गया। कोई बात नहीं, आप पानी पी लें। मैं और ना, मेरी जिंदा दिली का राज यही है कि मैं खुश रहती हूँ हर हाल में। ठीक है, यानी आप मेरे ऊपर होंगे, कितनी देर हावी होंगे मेरे ऊपर दुख, मैं उनको काबू करूंगी। ठीक है, बजाय इसके कि आपके दुख आप पे हावी हो जाए, बजाय इसके कि आपके दुख आप पर हावी हो जाए, आप अपने दुखों पर हावी होती हैं। बहुत ही खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर मैसेज आपने दिया अपने एज फेलोज को कि अगर आप दुखों से जीतना चाहते हैं तो आप उन पर हावी हो जाए, ना कि वो आप पर हावी हो। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपने दिया। मैंने अब तक के सबसे जो जवान दिली है वो सबसे ज्यादा आपने देखी है। आजकल के जो हमारे यंग जवान बच्चे हैं वो भी इतने ज्यादा जवान नहीं है जितना ज्यादा जवान दिल आपका है। बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत इंस्पायर हूँ आपसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो अज़वाजी जिंदगी है वो किस हद तक कामयाब रही, और जो आपकी औलाद है वो आपके साथ कैसा सलूक करती है, और वो जो एक एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, वो हमारे साथ शेयर करें कि जो जो अभी तक किसी ने नहीं देखा। वो आप बताएं कि औलाद की तरबियत किस रंग में की जाए, किस हाँ तरह जी, उनसे अपनी इज्जत करवाई जाए, इसके बारे में बताएं ताकि सब लोग आपसे हाँ इस्तेफादा जी। हासिल कर सके। मेरे 2 बेटे हैं और 2 बहुएं, 2 पोतरे, दोनों का एक एक बच्चा है, और हमारी जॉइंट फैमिली है। बहुत खुश रहते हैं। और मैं भी उनके सक्सेसफुल होने का राज ये है कि जो आज की जनरेशन है, जनरेशन गैप तो चल रहा है, आपको भी मालूम है। बड़ों का और हमारे टाइम की जिंदगी और थी, आपके टाइम की जिंदगी और है। लेकिन उनमें तालमेल बिठाना, उनके साथ चलना कोई कोई करता है। जब भी कभी कोई बात होती है हम हंस के टाल देते हैं, और उनको प्यार से संडे का दिन रखा हुआ है। हर संडे में मेरे हस्बैंड सबको बिठाते हैं इकट्ठा, कोई गिला शिकवा हो वो भी, और कोई बात हो वो भी डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बहुत ही ज्यादा अपने तजुर्बात से भरपूर अपनी जिंदगी हमारे साथ शेयर की है। अनिमेश्वर कौर साहबा, आप पेरेंट्स, वो वाले पेरेंट्स को अपनी तरफ से कोई ऐसा पैगाम भेजे कि जो उनकी जिंदगी और उनकी औलादों की जिंदगी को बदल के रख दे, कि ऐसे पेरेंट्स जो अपनी औलाद के से तालमेल रख कर नहीं चलते,
तो जो चाहते हैं कि जिस तरह हमने जिंदगी बसर की उसी तरह हमारी औलाद भी बसर करे, और इस खींचा तानी में दोनों की सुकून और जिंदगी एक ऐसी नहज पर पहुंच जाती है जहां से वापस नहीं आ सकता, और बहुत ही जो है ना बददिली और बेसुकूनी के हालात पैदा हो जाते हैं जो जो कि रिकवर नहीं हो सकते। तो मैं ये मैसेज जो है ये बहुत ही यूजफुल होगा, मैं भी अपनी जिंदगी में अपनाऊंगा और सब लोग अपनाएंगे। तो काइंडली आप प्लीज हमारे साथ अपने तजुर्बा शेयर करें। मैं एग्जाम्पल के साथ अपनी बताऊंगी ताकि वो भी ऐसे ही करें। देखो, सास भी कभी बहू थी, ठीक है ना। ये नहीं है कि मेरी सास ने मेरे को तंग किया, मैं भी अपनी बहुओं को तंग करूंगा। ये बिल्कुल फेयर नहीं है, अच्छी बात नहीं। और मैं कहती हूँ, अपनी बहुएं ने कहीं जाना है, उनको इजाजत, वो मेरे को पूछते, मैं कहती जरूर जाओ। कभी नहीं भी वो मेरे को बोलती, मैं पहले ही कह देती हूँ आज कहीं घूमने ले जाओ बच्चों को, चलो अपने मम्मी के घर हो, पहले ही कह देती हूँ मम्मी के घर चले जाओ, तो हाल चाल पूछो। ऐसे में वो भी खुश, मैं भी खुश। और कोई खाने में बात हो जाए, जैसे जो बहू होती है पहले तो उसको पता नहीं होता फैमिली का, नए घर में प्रवेश करती है तो उसको क्या पता उसके इन लॉज के घर में कैसे रहन सहन है, क्या खाते पीते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो उनको अगर उन्होंने कुछ बनाया, कोई गलत बात लगती है आपको, नमक तेज हो गया, मिर्च तेज हो गई, प्यार से बोलो सब्जी तो बड़ी स्वाद थी, बस थोड़ा सा नमक तेज था। इतनी बात कहने से हंसी भी आ गई और उसको पता भी चल गया कि ये बात ऐसे करनी है। अगर मैं गुस्से में उन्हें बोलूं तेरे को तो ये बनाना नहीं आता, तेरे को वो बनाना नहीं आता, घर से क्या सीख के आई, गलत बात है। ऐसे तो फिर आपस में मन मुटाव रहेगा। और लड़ जो बहुएं होती हैं उनको और उनके हस्बैंड को एक स्पेस दो, दोनों की अंडरस्टैंडिंग रहे, और तुम्हें माँ का दर्जा वही रहेगा। डरो नहीं कि मेरा जो है सल्तनत खो जाएगी मेरे से। सास सास बनने से घर कोई हावी नहीं होता। बहू को अपने प्यार से करो, जो भी करना टैकल प्यार से टैकल करो तो घर सुखी रहता है। मैं पैरालिटिक हूँ, मेरी दोनों बहुएं मेरी सेवा करने को तैयार है, और मेरे पोतरे भी छोटे छोटे हैं, 11 साल का, दूसरा 12 साल का, दोनों ही मेरी आगे पीछे। में पढ़ाती भी हूँ अपने पोतरे को, मतलब कि मैं हर चीज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। बेशक मैं चल फिर नहीं सकती, फिर भी मैं जो होता करती हूँ। आज यही वजह है मेरे बच्चे देहरादून आए हुए हैं हिल स्टेशन पे, और मेरे को भी लेके आई है साथ में। अगर मैं चिक चिक करूं, नुक्स निकालू, कौन लेके जाएगा मेरे को, कोई भी नहीं लेके जाए, ठीक है ना। जी जी। तो मैं उनके साथ एंजॉय कर रही हूँ अब। ठीक है। जी, जहाँ बैठी हूँ ये मैं तैयारी नहीं करी हुई थी, अपना एक जग पानी को भर के रख लिया, उसका स्टैंड बना लिया अपने फोन को रखने के लिए। घर में तो सारा सिस्टम रखा हुआ है, यहाँ मैंने अपना सिस्टम बना लिया। बच्चे भी खुश रहते हैं, मम्मी कैसी है दादी हमारी, इंटरव्यू देती है, लेती भी है और बिजी रहती है। आपको बताऊं, मेरे को जब पैरालिसिस हुआ ना, मेरे बेटों ने मुझे ये फोन ले दिया। मैंने कहा मैं तो चला नहीं सकूंगी, तो उन्होंने बेसिक बताया, आगे मुझे नहीं पता मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। गूगल पे सर्च करना, कोई नई नई डिशेस बनाना, चाहे मैं कर नहीं सकती, फिर भी मैं अपनी मेड को बताने के लिए हर चीज को बड़े इंटरेस्ट से देखा, मैंने यूज किया, सही इस्तेमाल किया।
मेरे लिए दुनिया बहुत नजदीक हो गई है डिजिटल होने से। डिजिटलाइजेशन से मुझे बड़ा फायदा हुआ। देखो आपके साथ बातें कर रही हूँ, आप चाहे हम अलग अलग देशों में हैं, तो क्या हम बातें तो साझी कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी दुनिया की सैर कर ली मैंने। और रेहान भाई मिल गए, रेहान अल्लाह वाला भाई, उन्होंने मेरे को कहा, तो मैंने उनकी 20 इंटरव्यू ली, जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे करा। 500 फ्रेंड भी बनाए और 1 महीने में करके दिखाया उनको, बहुत और लैपटॉप जीता उनसे। बहुत ही इस उम्र में खूबसूरत कौन बात है। करता है ये काम, मैंने ये भी कर लिया। और सबको इनकरेज करती हूँ। कोई मेरे से दोस्ती करना चाहता है छोटी, मैं नहीं देखती छोटा है बड़ा। कोई मेरे से राय ले लेता है, कुछ कर लेता, मैं खुश रहती हूँ अपना। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी आपने गुजारी और बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया कि जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए, औलाद की तरबियत कैसे की जाए, घर को कैसे संभाला जाए और सबको खुश कैसे रखा जाए। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है आपने हमें दिया और मेरे जरिए जा रहा है आगे। मैं तो बहुत खुश हूँ इस ये सोच के, इतना सोच के खुश हूँ। एनिमेशन कौर साहबा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए, आप तो बहुत सोशल मीडिया सेंसेशन है इस वक्त, मैं तो ये कहूँगा, तो सोशल मीडिया पर कैसे आपका आना हुआ, कौन आपको लेकर आया? जैसे आपने बताया पैरालिसिस के बाद आपके बेटे ने आपको मोबाइल लेकर दिया, उसके बाद आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हुई हैं। ये हाँ वाकया कब जी। का है? असल में बात पता क्या हुई, जब मैं पैरालिटिक नहीं थी, कढ़ाई करती थी, एम्ब्रॉयडरी करती थी, स्विंग करती थी, निटिंग करती थी, कपड़े सिलती थी, फैब्रिक पेंटिंग करती थी, कहानियां वगैरह लिखती थी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद जब मुझे पैरालिसिस हुआ तो मैं वेली हो गई। और बच्चे कहते मम्मी तो इतनी बिजी रहती थी, क्या हो गया मम्मी को? तो उन्होंने, दोनों भाइयों ने मिलके मोबाइल ले दिया मेरे को। और मेरे को हमारे एक जानकार थे, उन्होंने, जाफरान चेची भाई का नाम सुना होगा आपने, जी। हमारी बैठक है। मुझे उर्दू आती थी पढ़नी लिखनी, तो उनकी ग्रुप में शामिल हो गई। सबसे पहली इंटरव्यू उन्होंने मेरी ली थी, मेरी और मेरी बहुओं की इकट्ठी साझी इंटरव्यू ली थी। और रेहान भाई ने कहा था गो लाइव हो जाओ। मैंने कहा कैसे होते हैं? कहते तुम्हारे वहां पे लिखा होगा गो लाइव, उसको टच करो तो सब हो जाएगा, आपको कर सकती हो। मैंने कहा यस आई कैन डू। और मैंने तब से ये सोशल मीडिया पे आ गई, हर किस्म की बहसबाजी में कोई गलत बात देख रही हूँ उसको क्लैरिफाई कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। अब मैं फेसबुक पे, आप मानोगे नहीं, 7-8 ग्रुपों की एडमिन भी हूँ, मॉडरेटर भी हूँ। रिलीजियस है हमारे सिखिज्म के बारे में, और पोस्ट अप्रूव करती हूँ, मेंबर बनाती हूँ। सुबह मेरा काम शुरू हो जाता है। पहले मैं अपना गुरु ग्रंथ साहब पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता करती हूँ और ये काम करती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है जब अच्छी अच्छी बातें करने को मिलती हैं। कोई गलत करे, कोई मेरे से राय मांगे, कोई फ्रेंडशिप करनी चाहता है, उसकी प्रोफाइल चेक करती हूँ, लॉक है कि नहीं, फिर उसको देख के फ्रेंड बनाती हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। जिंदगी के इस हिस्से में आपको मसरूफ रहना बहुत जरूरी है, दिमागी तौर पर भी। वो आज आपने साबित कर दिया ऐसे लोगों को कि बुढ़ापे में इंसान कुछ नहीं कर सकता। आप एक बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है। इवन अनटिल अनलेस अगर कोई दिमागी तौर पर मफलूज हो जाए तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जिस्मानी तौर पर मफलूज होना कोई इतनी ज्यादा खतरे की बात नहीं है।
खतरे की बात तो है, इंसान का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जहां पर वो दोनों हाथों से काम कर रहा होता है वहां पर वो सिर्फ एक हाथ से काम कर सकता है। ये नुकसान जो है इसके ये इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दिमागी मफलूज होना है। दिमागी तौर पर कोई मफलूज होगा तो वो कोई कोई भी काम जिंदगी का ना कर पाएगा और ना कोई किसी काम के बारे में सोच सकेगा। बहुत ही अच्छी आपने जिंदगी गुजारी और बहुत ही अच्छे वाकयात आपने हमारे साथ शेयर की हैं। अनिमेश्वर कौर साहिबा, मैं इस गुफ्तगू को लंबा लंबा कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि आपसे मजीद बात करूँ। मुझे ये बताएं कि करियर काउंसलिंग के हवाले से, जैसे आप भी जानते होंगे इंडिया में भी ये बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको सिक्योर करना करियर काउंसलिंग पर बहुत ज़्यादा मुनहसर करता है। तो आप क्या कहेंगे करियर काउंसलिंग के बारे में? एक बच्चों को किस फील्ड के साथ अपना इल्हाक करना चाहिए और कौन कौन सी फील्ड आजकल जो है कारामद है, अच्छा मुनाफा देती है? इसके बारे में अपने जो है ना तजुर्बात की रोशनी में हमें आगाह करें। देखिए, बिफोर मैरिज में स्टेनोटाइपिस्ट थी मेडिकल कंपनी में, और जब मैरिज हुई फिर मैंने नौकरी छोड़ दी क्योंकि वो दूसरे शहर में थी। मैंने अपने बच्चों को पालना था, अच्छी शिक्षा देनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम घर रह के बच्चों को करो, और मैं अपने बच्चों को खुद पढ़ाया, कभी ट्यूशन के लिए भी नहीं भेजा कहीं। और जब वो बड़े हुए उनको चूज करने की पूरी आजादी थी। हमने ये सोचा नहीं कि मैं नहीं बन सके, मेरा बच्चा वो करके दिखाए। नहीं, बच्चे का टेस्ट जिस तरफ डेवलप हो रहा है स्कूल टाइम में, वो जिसमें इंटरेस्ट ले रहे सब्जेक्ट में, उसी तरफ उसको जाने दो। और कोई टोका टाकी ना करो, कोई एनकरेज करो उसका। मेरी तो थ्योरी है, मेरे एक बेटे ने मल्टीमीडिया करी। वो मल्टीमीडिया जब उसने करी, एनिमेशन भी करी, और और जो उनके मतलब मल्टीमीडिया में थे, डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। अब वो मैनेजर है कंपनी में, मल्टीमीडिया कंपनी। तो बहू भी वैसी हुई आई है, वो भी ऐसे ही मल्टीमीडिया करी, दोनों इकट्ठे पढ़ते थे। और मैं आपको बताऊं, मैं पैरालिटिक होने की वजह से सोचती थी आजकल कौन देगा मेरे लड़कों को बहू, क्योंकि जो जिसकी माँ बीमार हो ना, तो लड़की वाले सोचते हैं सास की सेवा करनी पड़ेगी। ये बहुत बिटर ट्रूथ है। और मैंने शादी से पहले ही मेड रख ली घर का काम करने के लिए, बहू को काम ही ना करना पड़े। और उनको पूरी आजादी, नौकरी करो, जो मर्जी करो। और करियर काउंसलिंग की जो बात करें, इंडिया में भी सेम ही है। पाकिस्तान और इंडिया का सेम ही ट्रेंड है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है। ये हो सकता है एक कंट्री ज्यादा डेवलप हो गई, दूसरी थोड़ी अभी कर रही है, डेवलप हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चे जो है आजकल डिजिटलाइजेशन से इतने ज्यादा सुचेत हो गए, एक्टिव हो गए, अपने लिए करियर के लिए खुद ढूंढते हैं, ऑनलाइन काम भी करते हैं। मेरा बेटा जब पढ़ता था, मल्टीमीडिया की ट्रेनिंग ले रहा था, ट्यूशन भी पढ़ाता था बच्चों। बीकॉम की हुई थी उसने, और ट्यूशन भी लेता था मल्टीमीडिया कंपनी में। अपने से यंगर जनरेशन को भी मल्टीमीडिया सिखाता था, और हमारे से उसने कोई पैसा नहीं लिया, खुद ही अपने मैनेज किया उसने। और बड़ा बेटा आईटी करके इंग्लैंड चला गया था, और वहीं उसने ट्रेनिंग ली। इंग्लैंड में एक्टन कॉलेज है, वहां पढ़ा, और फिर इंडिया में आया। दोनों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। हमें वो भी अच्छा लगा। हमने किसी उनसे पहले ही कह दिया, अगर हम लड़की ढूंढेंगे, अगर तुम्हारी कोई दोस्त है तो बताओ। दोनों ने बता दिया, और हमने दोनों की शादी कर दी, और खुश
बहुत खुश हैं। और हमारी फैमिली वाहिगुरु की मेहर है, हंसी खुशी से चल रही है। ठीक है, ठीक है रमेश्वर कौर और साहबा, मैं यहाँ पर आपको कुछ बताता चलूँ कि ये जो मीटिंग हाँ है जी, जो इस वक्त चल रही है, हाँ जी, ये 6 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा। तो आपको एक हाँ नया जी, लिंक शेयर करूंगा, आप वो दोबारा ज्वाइन कर लेंगी, आपके पास इतना टाइम है? कर लूंगी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रही हूँ, जी आप टीम याद क्यों नहीं यूज किया? उसपे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जी, स्ट्रीम यार्ड इसलिए नहीं यूज किया कि जो जो मेरा जो इंटरनेट है ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, अभी भी जो चल रही है थोड़ा सा अड़ अड़ के चल रहा है। स्ट्रीम यार्ड को अच्छा अच्छा, इंटरनेट चाहिए, तो इसलिए जो है ना मैं ये यूज करता हूँ। इंशाल्लाह अच्छा, मुस्तकबिल में अगर मेरे पास अच्छा इंटरनेट होगा तो मैं अल्टीमेटली स्ट्रीम यार्ड ही यूज करूंगा, बिकॉज उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी, चले। बिल्कुल ठीक। 6 मिनट में ये ना ये ओके, एंड हो जाएगी, लेकिन आपको दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम हो। मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। निमिष कौर साहबा, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिंदगी में बहुत सारे 70 साल जिंदगी में ऐसे वाकयात हुए होंगे कि जिसने आपकी जिंदगी पर एक गहरा असर डाला हो और आपको सारी जिंदगी याद रहा हो। कोई ऐसा वाकया जो आज जिससे बाकी लोगों को भी सबक मिले जिंदगी में, अपना अच्छा अच्छा काम करने का, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उनके मोटिवेशन मिले। तो बहुत ही हसीन, बहुत ही अच्छा वाकया आप मतलब कि जो आपको अच्छा लगता हो वो आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम सब आपकी बात से फायदा हासिल कर सकें। देखिए मैं बचपन से शुरू करूंगी। मेरे फादर हमें, जब फुल मून होता है, रात को छत पे ले जाते थे और वहां पे जाके हम सारे उनके साथ खेलते थे और वो गाना गाते थे, अपनी पोएम गाते थे। बताऊं आपको, अगर चाहो तो जी जी, दो बताएं, लाइनें। जरूर बताएं। ए पोहन पौन सोहल शीतल, ए रैन प्यारी प्यारी, ए रैन दियो तो चंगी, जिस चांदनी निखारी। तो वो गाते थे, हम नाचते थे उनके साथ। और जब सोते थे ना, मेरे फादर करोल बाग जगह है, वहां से कलियों के हार लाते थे, मोतिया चमेली वगैरह के, खुशबूदार। वो हमारे तकिए के नीचे रखते थे पिल्लों के, कि मेरे बच्चों को अच्छी नींद आए, अच्छे सपने आए। बहुत ज्यादा वो केयरिंग थे और हमारे तकिए के नीचे रख देते थे। किसी दिन वो नहीं आते थे ना, लेट आते थे, तो भी उन्होंने लाना। और कोई टॉयज ले आते थे, तकिए के नीचे रख देते थे हमारे। और सुबह उठ के हम देखते थे क्या पड़ा हमारे तकिए के नीचे। इतने केयरिंग थे। और हमें बहुत लड़कों की तरह पाला। हम 4 बहनें थी, 2 भाई। लड़कों की तरह उन्होंने समझा हमें। छोटी उम्र में बाहर भेज देते थे, जाओ ये काम करके आओ। हाँ, हम करते। मेरा भाई जो है, उसके पास प्रोजेक्टर था। 15 साल की उम्र होगी उसकी। प्रोजेक्टर था, उसमें जो मूवीज दिखाता था, साइलेंट मूवीज होती थी। और हमारे सीढ़ियों में, जीने में पर्दा लगा देता था और सीढ़ियां हमारी बालकनी बन जाती थी, पिक्चर हॉल बन जाता था। सब बच्चों को हम बुला के लाते, वहां बैठ के उसकी मूवीज देखते जो दिखाता था। बड़ा बहुत हमने एंजॉय किया। और एक हेडफोन, जैसे आपने लगाया ना हेडफोन, उसको, उसकी तार को नलके की पाइप के साथ बांधता था। उसमें से अर्थ हो जाती थी तो गाने आते थे। तो बहुत एंजॉय किया हमने अपना बचपन। मतलब शरारतें भी करी, खेले भी, पढ़ाई भी करी। हमारे बीजी मदर मेरे हमें पढ़ाते थे। टाइम रखा हुआ था, इतने बजे खेलना है, इतने बजे पढ़ना है,
ऐसे हम सारा शेड्यूल सेट था हमारा। और मैं आजकल के पेरेंट्स को भी यही कहूंगी, बच्चों को आजादी दो, बच्चे इंडिपेंडेंट बने, उनको पीछे पीछे नहीं, या उनको ये नहीं कहो ये नहीं कर सकेगा, ये ऐसे नहीं कर सकता, नहीं, बोलो ये करेगा, उसको इनकरेज करो करने के लिए। जब हम कह दें ना नेगेटिविटी आ जाती, उसको लगता है वाकई में नहीं कर सकता कुछ। ठीक है। ये इसका तजुर्बा तो मैंने भी किया है कि अगर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हो सकता तो वो वाकई नहीं होता, या बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि वो वाकई वो ना कर सके। तो अनिमेशन कौर साहबा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पर जब से आप आई हैं, रेहान अल्लाहवाला का साहब का जिक्र आपने किया, कोई और ऐसा बंदा मिला हो आपको कि जिस को जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, उसकी उसका जो जिंदगी का मकसद है और उसके बोलने का तरीका, या कुछ भी आपको अगर कोई अच्छा लगा हो तो उसके बारे में आप बता सकती हैं। हम अच्छे, सब अच्छे, मेरे को कोई भी बुरा नहीं लगता, सबके एक से एक नया तजुर्बा होता है मेरे को, और कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एंजॉय करती हूँ, हर एक की कंपनी एंजॉय करती हूँ। ठीक है। और मैं फेसबुक पे भी लाइव आ जाती थी, दूसरों को भी सिखाती थी। आप 100 से ऊपर मेरी वीडियो यूट्यूब पे है, मैं यूट्यूबर भी हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अन्वेषण कौर साहबा, बहुत ही जिंदगी आपने अपनी जिंदगी खोलकर बयान की, और बहुत ही हसीन वाक़यात आपने हमारे साथ शेयर किए। मैं अब, चूंकि आप शायर भी हैं, और शायर जो हो उसकी गुफ्तगू में अशार ना हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी की जो है, जो आपने लिखी अपनी जिंदगी में खूबसूरत तसानीफ जो जो कि आपको इस दिल के करीब है, तो आप काइंडली हमारे हमें सुनाएं। इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, या पंजाबी में हो, हम नहीं सुनेंगे। देखो, मैं प्रिपेयर नहीं थी, आपको पता ना, मेरे को दिमाग में घूम नहीं रही कोई भी। और मैं एक यही बोलूंगी, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है रोशन, वरना कितने मरे और पैदा हुए जाते हैं। जिंदा दिल रहो, जिंदगी संग्राम दी असगाहा सागर, जिंदगी आराम दी खुर्दा किनार, रेस्ट इज रस्ट। ठीक है। अनिमेश्वर कौर साहबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अभी मेरे दिमाग में ऐसा क्लिक हुआ। वो ये है कि जिंदगी का आपने बहुत ही हसीन वक्त गुजारा, 70 साल की जिंदगी गुजारी, और बहुत सारे तजुर्बात आपने जिंदगी में किए होंगे, लेकिन जो अब मैं आपसे तजुर्बा पूछने जा रहा हूँ, मैं दुआ करूंगा कि वो आपने ना किया हो। बहुत सारे यहाँ पर हमारी माएँ हैं, हमारे जो बहनें हैं, जिन्होंने अपने जो है अपने बेटे को खोया जवानी की उम्र में। वो अपने मालिक हकीकी से जा मिला, या किसी का अगर कोई खावंद है वो नहीं रहा, या किसी के वालिदैन जो है वो, देखें कुदरत के कानून है, जिसने आया है उसने जाना ही जाना है, लेकिन ये मोहब्बत भी अल्लाह ताला ने डाली इंसान अपने बंदे के अंदर, कि वो अपने जो रिश्तों से मोहब्बत करता है, माँ बाप से, भाई बहन से, अपने खावन बीवी से करता है, बीवी खावन से करते है, ये मोहब्बत अल्लाह ताला ने डाली है। तो अल्लाह ताला ही कहता है कि कुदरत के कानून के मुताबिक चलो। तो इसके बारे में बताएं कि उस माँ के लिए क्या पैगाम है आपकी तरफ से, कि जिसने अपने औलाद को, जवान औलाद को खो दिया, और उस औरत के बारे के लिए आपका क्या पैगाम होगा, कि जिसने अपने औलाद अभी जवान नहीं हुई, लेकिन मियाँ चल बसा। तो क्या आपका पैगाम है? ये क्योंकि बहुत ही कड़वा तजुर्बा है, लेकिन फिर भी मैं, मेरा दिल की आपसे पूछने के लिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है। मैं ना जब बचपन में थी ना, 9th में पढ़ती थी, मेरे फादर का एक्सपायर हो गए, और हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं था। तो हमने
आप मानोगे नहीं, जो रात को सब्जियां बिकती हैं ना, और उनका जो बचा कुचा माल होता है वो नीचे गिरा देते रेडियो से, पत्ते ऐसे टहनियां। तो हम क्या करते थे, रात को उनको उठा के लाते थे और घर आके खाते थे। इतने बुरे दिन देखे, लेकिन हंसते हंसते काटे हम। और हमारे घर में पैसे नहीं होते थे, रोटी भी नहीं खाते थे हम। आटा होता छान भूरा, जो छलनी से छान के जो बचता है उसको पानी में घोल के पी जाते। ऐसे दिन देखे हमने। और मैं यही कहूंगी, जिंदगी में अगर कोई दुख आता है तो उसको हंसते हंसते काटो। ये भी भगवान ने दिया है, सुख भी दिया है, दुख भी दिया है। अगर सुख दे सकता है तो दुख भी दे सकता है। अगर आप सुखी भी रह सकते हो, दुखी भी हो सकते हो, लेकिन दुख को दुख नहीं मानो, उसको हंसते हंसते काटो। बेटा था, दुख तो वाकई में बहुत होता है उसका जाने का, लेकिन आप सारी उम्र तो नहीं ना रो रो के गुजार सकती। बीमार हो जाओगी, कई बीमारियां लग जाएंगी। चिंता चिखा बराबरी। जो चिंता करता है, दुख को दुख मानता है, उसको 100 बीमारियां लग जाती है। एनकरेज भी नहीं होता, कुछ करने को मन नहीं करता उसका। उसको यही कहूंगी कि ये भगवान की अमानत थी, उसने ले ली, अपने पास रख ली। तो हमारा संसार में कुछ नहीं है भगवान के सिवा। जैसे वो करता है उसकी रजा में रहो, खुश रहो और कुछ आगे करने की कोशिश करो। दुख को दुख मान के नहीं बैठे रहो। सुख सुख समझ कि ये भी भगवान ने दिए तो हंस के काट लो। मेरे को देखो, मेरे को 17 साल हो गए, 17 ईयर्स जब से मैं पैरालिटिक हूँ। मैं जरूरत से ज्यादा बिजी रहती हूँ सोशल मीडिया पे, और सोचती भी, मेरे दिमाग में बात ही नहीं आती कोई कि मेरे को तकलीफ है। जब सोती हूँ, दर्द होती है तो पता चलता है मेरे को तकलीफ है, वो भी मैं मानती नहीं। ऐसे ही आप भी चुस्त फुर्त खुश मिजाज रहो, हंसते हंसते रास्ते कट जाते हैं। कोई काम करो, बच्चों से खेलो, अपने आप को बच्चों में बिजी रखो, अपने दोस्त बनाओ। अगर बुजुर्ग है उनके लिए मैं उनकी नौजवान लोगों को यही सलाह दूंगी, अपने पेरेंट्स को मोबाइल लेके दो, वो उसमें बिजी रहे, अच्छी अच्छी बातें सीखे उसमें से। अगर उनके फ्रेंड्स भी नहीं है, उनको सिखाओ। अगर मैं इतनी उम्र में सीख सकती हूँ, आपके पेरेंट्स भी सीख सकते हैं। सीखने की तमन्ना होनी चाहिए, मादा होना चाहिए अंदर। ठीक है। यहाँ पर इकबाल एक शेर याद आया, सीखने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना देखना है है कितना जोर है कितना बाजुए बाजुए का दिल कत्ल में में है। है। बहुत ही मालूमात और जिंदगी से और खुशियों से भरपूर ये इंटरव्यू अनिमेश्वर कौर साहबा का आप सबने मुलाहिजा किया। मैं फिर से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अनिमेश्वर कौर साहबा का, जिन्होंने अपने ज़िंदगी के उन वाक़यात से पर्दा उठाया मेरे सामने और आप सबके सामने, कि जो कि आजकल की नस्ल के लिए काबिल फ़क्र है और मिसाल है आप सबके लिए। अनिमेश कपूर साहबा, आप प्लीज़ बंद ना कीजिएगा, मैं ज़रा आपसे बात करूँगा बाद में। तो आप सब जो है ना इस इंटरव्यू को लाजमन देखें और लोगों के साथ भी शेयर करें और अपना और आने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम हमारे एक अगले इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ, एक नई जस्तजू, नई तमन्ना, नई खुशी के साथ। और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और तब तक के लिए हम इजाज़त चाहेंगे, और अल्लाह हाफिज़, फी मान।